हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, जिनकी ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लेकर आए हैं। ये मॉड्यूल नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 मॉड्यूल और पढ़ा चुके हैं। ठीक, जिन बच्चों ने इससे पहले वाले वीडियो, इलेक्ट्रीशियन वाले वीडियो ना देखे हों, वो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, कहाँ आपको जाना है, प्लेलिस्ट में, ठीक ना, वहाँ सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए इलेक्ट्रीशियन, ठीक, इलेक्ट्रीशियन वाली प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ से आप वीडियो आप देख सकते हैं, इससे पहले के 4 वीडियो। ठीक, ये आज 5वां वीडियो है। वीडियो का नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर, यानी चुंबकत्व एवं संधारित्र। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट के लिए देख लेते हैं चुंबक किसे कहते हैं। ठीक, चुंबक किसे कहते हैं बता सकते हो क्या? चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यानी चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक ना। और चुंबक क्या है, स्टार्टिंग में देखें अगर बात करें तो चुंबक जो है एक स्थान था मैग्नीसिया। ठीक, एक स्थान था मैग्नीसिया, यूरोप में। सबसे पहले यहाँ एक पदार्थ खोजा गया था, मैग्नीसिया नामक स्थान पर एक पदार्थ खोजा गया था, जो पदार्थ की क्या विशेषता थी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को, किसके, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। ठीक ना, उस पदार्थ का गुण था। इसीलिए चुंबक को क्या बोलते हैं, चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेट। ठीक, उसी पदार्थ में कौन सा, मैग्नीसिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इस पदार्थ को मैग्नेट कहा गया। ठीक, इसका गुण क्या होते हैं, ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक ना। ठीक, तो ये हो गया चुंबक। अब हम बात करते हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, या इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, या कंडेंसर। ठीक, तो कंडेंसर या संधारित्र क्या होता है? संधारित्र वह युक्ति या उपकरण होता है जो कुछ समय के लिए विद्युत को अपने अंदर क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। ठीक ना, ऐसे हम कह सकते हैं संधारित्र वह उपकरण है जो बिजली को, यानी विद्युत को कुछ समय के लिए अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, यानी स्टोर कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर वापस पुनः फिर से वितरित कर सके, उसे बोलते हैं संधारित्र। ठीक ना। चलिए चैप्टर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि परिपथ की कुल धारिता की गणना करें। यानी कुल धारिता का मतलब जो संधारित्र होती है, यानी जो कैपेसिटर होता है भाई ना, जो संधारित्र या कैपेसिटर होता है, ठीक, जो संधारित्र या कैपेसिटर होता है उसमें विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यानी जो कैपेसिटर होता है या कंडेंसर होता है उसमें विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता को संधारिता कह सकते हैं या फिर धारिता कह सकते हैं। तो इसमें धारिता पूछ रहा है, धारिता। तो देखो कैपेसिटर जो होते हैं, ठीक ना, ये 2 कैपेसिटर नॉर्मली ऐसे बने होते हैं, ऐसे देखा ना, जिसको कंडेंसर या कैपेसिटर बोलती है, ऐसे बने होते हैं। इसमें 2 पोल निकले लेते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक, ये कह रहा है कि धारिता, 1 मिनट समझ लो इसका फार्मूला। अब ये देखो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, इसका साइन ऐसे बनता है। ये 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ठीक ना, ये देखो कितना है, ये 30 फैरेड का है, ये कितना, ये 10 फैरेड का है, ये कितना है, ये 30 फैरेड का है। ये पूछ रहा है इस कुल धारिता पूछ रहा है। तो देखो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जो धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इस फार्मूले पर मुझे रखना पड़ेगा, ठीक ना, तब जाकर
कुल धारिता निकल आएगी। चलो अगले से रखते हैं। 1/C बराबर था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, तो 1/C बराबर 1/C1 का मान कितना था 30, तो यहाँ लिख देते 30 प्लस 1/C2 का मान कितना है 10, तो ये लिख देंगे 10 प्लस 1/C3 का मान कितना है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। ठीक, 1/C बराबर इसको एलसीएम लेके निकालेंगे तो कितना हो गया, नीचे एलसीएम हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा। फिर 30 को 30 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 से 1 को गुणा करें तो 1 हो गया, प्लस 30 को 10 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 1 3 हो गया, प्लस 30 को 30 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया ऊपर जोड़ लेंगे तो 3 2 5/6। ठीक, यानी 1/C बराबर कितना आया, 1/C बराबर आया 5/30 आया। ठीक ना, अब C का मान क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 30 हो गया इसका गुणा, इसका और इसका गुणा 30 हो गया, बराबर C का इसके साथ गुणा कर ले 5 × C। ठीक, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर इधर लिखेंगे 30, ये जो है 5 अपान में चला आएगा, तो 5 अपान में चला आए तो कट कर देंगे, 5 1 5 5 6 30, तो C बराबर कितना आ गया 6 μF। ये एक μF इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है μF। ठीक, ये धारिता की इकाई है। ठीक ना, तो ये धारिता कितनी निकल आई इसकी निकल आई 6 μF धारिता। जब ये जो सर्किट में है कैपेसिटर, ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम का यही फार्मूला देख लो, अगर कोई कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तब उसका समांतर क्रम का मतलब ऐसे जुड़े हों। ठीक ना, ये ऐसे डायग्राम बना हो। ठीक, ये माइनस ए प्लस। ठीक, ऐसे अगर डायग्राम बना हो, इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें, इसको C3 मान लें, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, ये समांतर क्रम का फार्मूला तुम लोग याद कर लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन श्रेणी क्रम में ना पूछ कर कैसे पूछ ले, समांतर क्रम में पूछ ले, इसलिए ये भी ऑप्शन फार्मूला तुम लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि धारिता की इकाई, अभी बताया धारिता क्या है, यानी जो कंडेंसर होता है, ठीक ना, उसमें विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता को, विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो धारिता की इकाई क्या है, इकाई जो है ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है महो, ऑप्शन सेकंड हेनरी, ऑप्शन थर्ड फेरेड, ऑप्शन फोर्थ कूलाम। ठीक, तो जो धारिता की इकाई होती है वो हेनरी यानी फेरेड में होती है। किस में होती है, फेरेड में धारिता की इकाई होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक संधारित्र की धारिता भी बता दें, इसको C से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। धारिता का मान क्या होगा, यदि वोल्टेज भैया V बराबर कितना दिया है, V बराबर दिया 35, और कूलाम Q बराबर दिया है कितना 0.5 कूलाम। ठीक, तो पूछ रहा है धारिता का मान। देखो धारिता भी मैंने बताया था कि संधारित्र की धारिता क्या होती है कि वह विद्युत ऊर्जा संग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक, धारिता कहते हैं, तो धारिता को C से लिखते हैं। C बराबर इसका फार्मूला होता है Q/V। धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q/V। Q क्या है, ये है कूलाम यानी आवेश, ये कूलाम आवेश, V फॉर वोल्टेज है। ठीक ना, तो देखो यहाँ वोल्टेज दिया और क्यों भी दिया है, तो फार्मूला पर रख देंगे C बराबर, क्यों बराबर लिख देंगे 35, क्यों बराबर लिखा है 0.5, C बराबर होगा क्यों का मान कितना है, क्यों का मान दिया है 0.5 अपान V। देखो C के बराबर होता है Q/V वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज कितना V बराबर 35 लिख देंगे। अब इसको कट करेंगे कैसे, यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 1 5 5 7 35, तो हो गया वो 1/7, ये डेसिमल लगा रह जाएगा, तो 0.1/7, इसको अगर भाग कर देंगे तो इसका आ जाएगा समथिंग आ जाएगा 0.014। ठीक, ये फैरेड। ठीक, तो इसका अगर इस भाग कर लीजिए तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन ये फार्मूला याद है ना, C बराबर होता है Q/V। क्यों क्या है, क्यों कूलाम है
और वी फॉर वोल्टेज है, रख कर निकाल लीजिए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। ठीक, इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संधारित्र यानी धारिता, संधारिता यानी कैपेसिटर के मान को कैसे कम किया जा सकता है, यानी जो कैपेसिटर होता है ना उसकी धारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर। देखो ये कम करने को बोल रहा है। ठीक, ये ऑप्शन कह रहा है बढ़ाकर। सेकंड ऑप्शन का प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर। थर्ड ऑप्शन कहता है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। ऑप्शन फोर्थ कहता है उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। जो कैपेसिटर होता है वो ऐसे प्लेटें होती हैं, दो प्लेटों के बीच होता है परावैद्युत पदार्थ फिल होता है। ठीक, अगर इन दोनों प्लेट ए, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ये दोनों प्लेट और दूर स्थापित कर दीजिए। मान लीजिए एक प्लेट यहाँ हो, एक प्लेट यहाँ हो, तो इसकी जो क्षमता होगी ना, धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो जब हम दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दें, बढ़ा दें, एक इधर बढ़ा दें, एक इधर, यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्लेटों के मध्य की दूरी को जैसे हम बढ़ा देंगे वैसे संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, यानी डाई मैग्नेट की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ थोड़ा हम समझाएंगे, समझ लेना आराम से। ठीक, मैग्नेट नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। ठीक, चलिए समझाते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा था डाई मैग्नेट। देखो मैग्नेट 3 तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है लौह चुंबकीय, एक को बोला जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। इसको अंग्रेजी भी देख लीजिए क्योंकि अंग्रेजी में भी पूछा जाता है। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक, हाफ ये आधा का रहेगा मैग्नेटिक। ठीक, देखो फेरोमैग्नेटिक के बारे में क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक वह पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो जाते हैं, यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक ना, उसको बोला जाता है लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक, समझ में आया। जैसे यहाँ कोई चुंबक था, ठीक, ये चुंबक था, मैग्नेट था, यहाँ पर कोई हम लोहा रख दें तो क्या होता है, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन लोहे में भी कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं। ठीक, इन्हें बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो लोहे को क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक, तो इसमें कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे लोहे फेरोमैग्नेटिक में, जैसे लोहा हो गया। ये एग्जाम्पल पूछते हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हों। ठीक, लोहा हो गया, ये नाम तुम लोग याद जरूर कर लेना। लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक, निकिल हो गई और स्टील हो गई। ठीक, ये जो जितने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इस तरह के पदार्थ को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक। यानी इस तरह के पदार्थों के पास जब हम चुंबक लेकर आते हैं, ठीक ना, तो कुछ टाइम के लिए इनमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, लोहा है, कोबाल्ट है और निकिल और स्टील। ठीक, तो इसमें पूछ रहा था कौन है। ठीक, और सेकंड वाला देख लो, पहले फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड वाला यहीं देख लो। सेकंड वाले को बोला जाता है अनुचुंबकीय यानी इसको बोला जाता है अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक। ठीक ना, पैरामैग्नेटिक पदार्थ क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम चुंबकित होते हैं। यानी वे पदार्थ अनुचुंबकीय वे पदार्थ होंगे, यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ वे पदार्थ होंगे जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में उनको रखा जाता है तो उनमें बहुत कम चुंबकीय गुण आते हैं। ठीक ना, यानी जैसे अभी से पहले मैंने बताया था, कौन सा बताया था,
फेरोमैग्नेटिक, उसमें क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को चुंबक के पास रखा जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, इसमें बहुत कम आते हैं, और जो इससे पहले बताया था उसमें इससे ज़्यादा आते हैं, ठीक ना। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बहुत कम चुंबकीय गुण आ जाते हैं, ठीक ना। इसको बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। इसमें जैसे कौन कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे, नाम लिख लीजिएगा। एल्युमिनियम हो गई, एल्यूमिनियम जिसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम हो गई। फिर प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम। फिर लिथियम हो गया, और इसमें ऑक्सीजन भी आ जाती है, और मैग्नीज भी आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। थर्ड नंबर कौन सा है? थर्ड नंबर है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी इसको बोला जाता है अंग्रेजी में डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक। डायमैग्नेटिक पदार्थ क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित नहीं होते हैं भाई। इससे पहले वाले जो क्या होते हैं वो चुंबकित हो जाते थे पहले, ठीक। जो मैंने बताया फेरो वाला वो बहुत ज़्यादा चुंबकित हो जाता था, जो बताया पैरामैग्नेटिक वो कम चुंबकित होता है, और ये क्या होते हैं, ये चुंबकित ही नहीं होते हैं, ठीक। इसलिए इनको बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे पानी हो गया, ठीक, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक, हीरा हो गया, और जस्ता हो गया। ये पदार्थ चुंबकित नहीं होते हैं, ठीक। समझ में आ गया तीनों की नहीं? पहला मैंने क्या बताया? पहले में क्या बताया था? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। दूसरे में क्या बताया था? दूसरे में बताया था पैरामैग्नेटिक। ये क्लास में एक बार हम रिवीजन पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। थर्ड नंबर बताया था डायमैग्नेटिक, ठीक ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता था, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है डायमैग्नेटिक, ये देखो लिखा क्वेश्चन क्या कहता है, डायमैग्नेटिक पदार्थ यानी पराचुंबकीय पदार्थ, यानी कह सकते हैं इसको अनुचुंबकीय भी कह सकते हैं हिंदी में। और ये डायमैग्नेटिक अंग्रेजी में जरूर देख लेना, ठीक। ये डायमैग्नेटिक लिखा है। डायमैग्नेटिक में मैंने अभी क्या बताया? वे पदार्थ जो बिल्कुल भी चुंबकित नहीं होते हैं। जैसे कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया था बताइए, याद है? जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था पानी का, किसका एग्जाम्पल दिया था? पानी का एग्जाम्पल दिया था, किसका? पानी का एग्जाम्पल दिया था। और सोना बताया था, चांदी बताया था, हीरा बताया था, ठीक, और जस्ता बताया था। ये कैसे होते हैं? ये डायमैग्नेटिक होते हैं। तो डायमैग्नेटिक पूछ रहा था, देखो ये देखो लिखा हुआ ना जल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानी किस प्रकार का मैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो कल तुम लोग क्वेश्चन क्लास में जरूर हमसे पूछ लेना, हम फिर से एक बार सबको इसके बारे में डिस्कस करा देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? यानी विद्युत जो चुंबक होता है उसकी ध्रुवीयता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कुंडली की लंबाई, यानी जो कुंडली होती है उसकी लंबाई क्या चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करती है। सेकंड ऑप्शन, धारा की दिशा। थर्ड ऑप्शन कहता है धारा की शक्ति। फोर्थ ऑप्शन कहता है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, ठीक ना। तो जो धारा की दिशा होती है, ठीक ना, धारा अगर इधर ए से बी ओर जा रही है और एक में धारा बी से ए की ओर आ रही, इस दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसके ध्रुव अलग अलग होंगे, ठीक। तो अगर कोई तुमसे कह दे कि विद्युत चुंबक में उसके ध्रुव को कौन प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव को प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? यानी चुंबकीय वाहक मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड है एम्पियर मीटर, थर्ड है एम्पियर टर्न, और फोर्थ है एम्पियर पर टर्न, ठीक। तो जो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है वो होती है एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परमियंस की इकाई क्या है? परमियंस को हम कह सकते हैं कि चुंबकशीलता या चुंबक पारगम्यता, इसको हिंदी में कह सकते हैं चुंबकशीलता या चुंबक पारगम्यता, ठीक ना।
इसकी इकाई पूछ रहा है। इकाई ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एम्पियर टर्न, ऑप्शन सेकंड है वेबर पर एम्पियर टर्न, ऑप्शन थर्ड है एम्पियर टर्न पर वेबर, ऑप्शन फोर्थ है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता होती है, इसकी इकाई होती है वेबर पर एम्पियर टर्न, वेबर पर एम्पियर टर्न। देखो चुंबकशीलता क्या है थोड़ा समझ लो। चुंबकशीलता क्या है, यानी वह गुण बताता है कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में कितनी आसानी से चुंबकित हो जाता है। यानी ये बताता है कि कोई पदार्थ है, ठीक ना, कोई पदार्थ है वो मैग्नेट के पास लाने पर वो कितनी देर में वो पदार्थ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक बन जाता है, ठीक ना। इसी को बोला जाता है चुंबकशीलता। जो जितनी जल्दी पदार्थ मैग्नेट बन जाएगा उसको बोलते हैं उसकी चुंबकशीलता ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रणालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा ज्ञात खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। प्रणालिका, ये ऐसे प्रणालिका होती है इसको बोला है, यहाँ एक नली होती है, इसके ऊपर टर्न चढ़ा दिए जाते हैं, मीन फेरे कर दिए जाते हैं, ठीक। या इसको ऐसे समझिए, एक ये तुम्हारी नली हो गई, ठीक है, इसके ऊपर वायर को लपेट दिया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार की बनी आकृति को प्रणालिका बोलते हैं या उपकरण को प्रणालिका बोलते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है कि दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, ठीक। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन सेकंड दाहिनी हथेली का नियम, ऑप्शन थर्ड फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन फोर्थ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट हैंड पल्म रूल, यानी दाहिनी हथेली का नियम, ठीक। और यहाँ एक क्वेश्चन जो लोग पढ़े हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मोटर में किया जाता है या जनरेटर में किया जाता है, ठीक। ये कमेंट बॉक्स में जो आंसर देना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस में प्रयोग किया जाता है, यानी किस सिद्धांत पर मोटर चलती है और किस सिद्धांत पर जनरेटर चलती है। इसमें भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर चलती है या जनरेटर चलती है। जनरेटर फ्लेमिंग के किस सिद्धांत पे काम करता है, या हम कह सकते हैं मोटर फ्लेमिंग के किस सिद्धांत पे काम करती है। इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। और मोटर का क्या काम होता है, जनरेटर का क्या काम होता है, इसका भी जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए हमको कैपेसिटर जोड़ना है, एक के बाद एक जोड़ना है, कैपेसिटर श्रृंखला में जोड़ना है, ठीक ना। तो इसमें हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। क्या ऐसा जरूरी सभी कैपेसिटर? नहीं, उनकी रेटिंग अलग अलग होती है, ठीक ना, उसके आधार पर करेंगे, ठीक। तो इसमें कहता है सभी कंपनी एक ही निर्माता के होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। सेकंड ऑप्शन कहता है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। हाँ भाई, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, यानी कि हम उसी कैपेसिटर का यूज करेंगे जिसकी वोल्टेज जो है ड्रॉप है उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, ठीक ना। उस जैसे रेटिंग हो गया 10 वोल्ट, ठीक, उसकी वोल्टेज ड्रॉप 15 वोल्ट हो गई, ठीक, तो वोल्टेज कम पड़ जाएगी कि नहीं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आगे जाकर वोल्टेज की कमी हो जाना ही वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है, ठीक ना। तो ये और ज़्यादा कमी हो जाएगी, ठीक। तो हम क्या देखेंगे, उसकी ये देखेंगे कि उसकी रेटिंग कितनी है और उसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी है। ये दोनों को हम देखकर ही कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिर देखो अभी बताए थे मैग्नेट कितने टाइप होते हैं, उसी से क्वेश्चन आ गया। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, अभी बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताएं। ये बोल रहा है पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा है, किसकी, पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ लिखा है पैरामैग्नेटिक और यहाँ लिखा है अनुचुंबकीय। देखो जो अनुचुंबकीय होता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक। यहाँ भी सही है, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। इसमें पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक कौन से पदार्थ होते हैं। पैरामैग्नेटिक वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में, भैया चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम चुंबकित होते हैं, बहुत कम चुंबकित होते हैं, उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक पदार्थ। कौन कौन से इसमें आप मैंने एग्जाम्पल में दिए थे, इसमें एग्जाम्पल दिए थे एल्यूमिनियम और कौन से, ऑक्सीजन, और कौन से, मैग्नीज, और कौन से, लिथियम, और कौन से, टैंटलम, ये सारे, और कौन से, सोडियम। ये सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं।
ऑप्शन फर्स्ट क्लीट वायरिंग, ऑप्शन सेकंड तांबा, ऑप्शन फोर्थ स्मिथ, ऑप्शन फोर्थ ग्रेफाइट। तो जो इसमें पैरामैग्नेटिक है उसको बोला जाता है तांबे को पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, ठीक। जबकि कहीं कहीं मैंने पढ़ा है हाँ तांबे को ही पैरामैग्नेटिक पदार्थ बोला जाता है, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बी एच वक्र से एक्स के रूप में अंकित भाग का नाम बताइए। भैया कहाँ एक्स के रूप में अंकित, ये भाग का नाम बताना है, ठीक, इसका नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कोएरसिविटी, सेकंड ऑप्शन संतृप्त बिंद, थर्ड ऑप्शन चुंबकीय बल, फोर्थ ऑप्शन अवशेष चुंबक। तो इसको बोलते हैं कोएरसिविटी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, कोएरसिविटी। यानी ये क्या होता है, ये होता है चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है कि यहाँ कितना ज़्यादा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। यानी विद्युत परिपथ में चालकता के लिए और चुंबकीय परिपथ में उसके समान शब्द क्या है। फर्स्ट ऑप्शन रिलेक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन परमियंस, थर्ड ऑप्शन रिलेक्टेंस, फोर्थ ऑप्शन परमिएबिलिटी, ठीक। तो जो विद्युत परिपथ में चालकता होती है तो चुंबकीय परिपथ में क्या होगी, चुंबकीय परिपथ में होती है परमियंस। यानी परमियंस को बोलते हैं चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, पहले समझ लो रिलेक्टेंस क्या है। रिलेक्टेंस होता है चुंबकीय परिपथ में एज ए चुंबकीय बाधा होती है। क्या होती है, चुंबकीय बाधा। जैसे कि कोई विद्युत परिपथ है, ठीक ना, विद्युत परिपथ है तो उसमें बाधा क्या हो जाएगी, उसमें बाधा कौन डालता है, प्रतिरोध बाधा लगाता है, ठीक ना। ऐसे अगर कोई चुंबकीय परिपथ है, ठीक, चुंबकीय परिपथ है, ठीक ना, तो उसमें जो बाधा होगी उसको बोला जाता है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस किसे बोलते हैं, चुंबकीय परिपथ में उत्पन्न बाधा को रिलेक्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे विद्युत धारा में क्या होती है बाधा, रेजिस्टेंस होता है, वैसे कोई चुंबकीय परिपथ है उसमें जो बाधा होगी उसको बोलते हैं रिलेक्टेंस, ठीक। तो इसमें पूछ रहा था रिलेक्टेंस की इकाई पूछ रहा है, ठीक, यानी यूनिट पूछ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड वेबर पर मीटर, ऑप्शन थर्ड एम्पियर टर्न पर वेबर, ऑप्शन फोर्थ एम्पियर टर्न पर वेबर स्क्वायर। तो रिलेक्टेंस की जो इकाई होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक। रिलेक्टेंस मैंने बता दिया, रिलेक्टेंस क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बाधा को रिलेक्टेंस कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बाधा को कौन बाधा डालता है, प्रतिरोध बाधा डालता है, ठीक ना। वैसे जब चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक ना, उसमें भी कोई बाधा उत्पन्न होती है, उसको बोला जाता है रिलेक्टेंस, ठीक। लेकिन रिलेक्टेंस क्या करता है, चुंबकीय ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है, और ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इससे संबंधित अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन शायद बताया है क्या। ये कह रहा है यदि विद्युत आवेश क्यों है, विद्युत आवेश क्यों है, वोल्टेज V है, ठीक। तो C यानी कैपेसिटर संधारित्र की धारिता पूछ रहा है भैया, धारिता का फार्मूला पूछ रहा है। धारिता क्या मैंने बताया था विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। किसका, संधारित्र के, यानी कैपेसिटर की या कंडेंसर की। देखो कंडेंसर और कैपेसिटर और संधारित्र ये तीनों एक ही हैं, ठीक ना, चाहे कंडेंसर कहो, चाहे कैपेसिटर कहो, चाहे संधारित्र कहो, ठीक। तो ये पूछ रहा है धारिता किसकी धारिता होती है, कंडेंसर की, ये चाहे कैपेसिटर बोलो ये चाहे संधारित्र बोलो। तो धारिता का फार्मूला क्या होता है, धारिता का फार्मूला C बराबर होता है Q/V। क्या होता है, C बराबर Q/V। देखो कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, C बराबर Q/V, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि
आप एक विद्युत चुंबक को खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। यानी एक विद्युत की जो चुंबक होता है ना, उसकी ताकत को, खींचने वाली जो ताकत होती है उसकी मैग्नेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। ऑप्शन सेकंड, कुंडली में करंट कम करके। देखो करंट कम करके नहीं बढ़ेगी, करंट को हम बढ़ा देंगे तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। सेकंड ऑप्शन कहता है, थर्ड ऑप्शन, कुंडली में घुमावों की संख्या कम करके। नहीं, कुंडली में अगर जितने टर्न जितने अधिक होंगे उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ठीक। फोर्थ ऑप्शन क्या है, पदार्थ के बीच BH वक्र को बढ़ाएं। BH वक्र को बढ़ाना नहीं, घटाना है, ठीक। तो ये बोल रहा है ताकत हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं। देखो समझ लो, यहाँ मान लीजिए ये वायर जा रहा है, यहाँ ये टर्न लपेटे हुए, ठीक। यहाँ से हम सप्लाई देंगे, जैसे यहाँ सप्लाई जाएगी तो जितनी सप्लाई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग इसके चारों ओर मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक। जैसे जैसे हम क्या वोल्टेज या कि करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेट फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक। क्षेत्र की तीव्रता हम बढ़ा देंगे, उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे संख्या ज़्यादा होगी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर यहाँ ये होता कि करंट ज़्यादा करके तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिस्टेरिसिस। ऑप्शन नंबर सेकंड, चुंबकीय तीव्रता। ऑप्शन नंबर थर्ड, चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर 4, अवशेष चुंबक। देखो हिस्टेरिसिस को समझ लो। हिस्टेरिसिस को हिंदी में बोलते हैं शैथिल्य। हिंदी भी देखते रहो भाई, कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेंगे शैथिल्य। शैथिल्य क्या होता है, ये देखो एक होता है मैग्नेटिक, जब किसी पदार्थ को मैग्नेटिक क्षेत्र में रखते हैं, ये तुम्हारा मैग्नेट था, ठीक। ये तुम्हारा मैग्नेट बना हुआ है, ये हम कोई पदार्थ है, ठीक ना। ये जब किसी पदार्थ को मैग्नेटिक क्षेत्र में रखते हैं, ये पदार्थ है तुम्हारा, ठीक। ये मैग्नेट है। जब किसी पदार्थ को मैग्नेटिक क्षेत्र में रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए पदार्थ में मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, ठीक ना। कुछ टाइम के लिए मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, जिससे कि कुछ टाइम के लिए मैग्नेट बना रहता है। इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। यानी जब कोई पदार्थ किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेट के पास रखते हैं तो चुंबक, वो मैग्नेटिक वो जो पदार्थ होता था, ठीक ना, उसमें कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक के गुण आ जाते हैं, इसको बोला जाता है हिस्टेरिसिस, ठीक ना। ये जो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट बनता है इस पदार्थ में, ठीक, इसको बोलते हैं अवशेष चुंबक। क्या बोलते हैं, अवशेष चुंबक, ठीक ना। तो हिस्टेरिसिस समझ में आया। हिस्टेरिसिस को शैथिल्य बोलते हैं हिंदी में। इसमें यह होता है कि जब किसी पदार्थ को किसी मैग्नेट के पास रखते हैं तो उस पदार्थ में कुछ टाइम के लिए मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है हिस्टेरिसिस, ठीक। और एक इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है, अवशेष चुंबक। अवशेष चुंबक मैंने बताया था, वो जो चुंबक कुछ टाइम के लिए बना रहता है उसको बोलते हैं अवशेष चुंबक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी चुंबक, कोई मैग्नेट है, उसके आसपास कोई हम कुछ दूसरी चीज़ रख दें, ये मैग्नेट बना हुआ है, मैग्नेट है, इसके आसपास कोई दूसरी चीज़ रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन हिस्टेरिसिस, ऑप्शन सेकंड स्किन इफेक्ट, ऑप्शन थर्ड भंवरधारा, ऑप्शन फोर्थ परावैद्युत तनाव, ठीक। ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको यहाँ समझ लो, भंवरधारा जिसको बोलते हैं ईडी करंट, भैया ईडी करंट या ईडी धारा यानी भंवरधारा। यानी क्या होती है भंवरधारा, भंवरधारा होती है चालक में, चालक को, ये चालक है, ठीक ना, चालक में जब हम विद्युत प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक ना। इसमें एक क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट के ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक ना, उसके कारण मैग्नेट बनता है। यही ईएमएफ क्या होता है, यही जो ईएमएफ होता है इसके कारण एक और धारा बहने लगती है अपने आप स्वतः, जिसको बोलते हैं ईडी करंट, ठीक ना। यानी चालक में उत्पन्न धारा है, क्या है, ईडी करंट क्या है, चालक में उत्पन्न एक अतिरिक्त धारा है जो बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है,
ठीक ना। और ये चालक के बंद लूप में घूमती है, इसलिए इसको बोलते हैं भंवर धारा। क्या बोलते हैं इसको? भंवर धारा भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें बोल रहा था चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? भंवर धारा उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिस्टेरिसिस को देखो, ऑप्शन क्लियर कर दें। हिस्टेरिसिस को भी बता दिया। हिस्टेरिसिस क्या बताया? जब कोई मैग्नेट के पास किसी हम पदार्थ को रखते हैं तो मैग्नेट के कारण इस पदार्थ में कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, इस प्रभाव को बोलते हैं हिस्टेरिसिस बोलते हैं। और इसी में देख लो स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट होता है कि विद्युत धारा हमेशा कहाँ चलती है भैया? वायर के जो ऊपरी लेयर होती है, जैसे हाथ होता है हमारा, हाथ के ऊपरी स्किन में चलती है, तो जो विद्युत धारा हमेशा वायर के ऊपरी पार्ट में चलती है। ठीक ना, इसलिए इसको बोलता है स्किन इफेक्ट बोला जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वायु कैपेसिटर यानी कंडेंसर यानी संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? यानी एयर वाले कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में करते हैं? टीवी ट्यूनर में, दोलक ऑसिलेटर में, लाउड स्पीकर में, रेडियो रिसीवर में। जो एयर कैपेसिटर होते हैं, ठीक ना, उनका उपयोग रेडियो रिसीवर में करते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है परा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? डायमैग्नेटिक। देखो अभी ये तीसरा क्वेश्चन है मैग्नेट के। मैंने पूछा था मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दिया कि नहीं? अगर दिया जवाब तो एस लिखो, अगर नहीं दिया जवाब तो लिखो नो। ठीक, तो ये पूछ रहा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या पदार्थ होते हैं बताइए भैया? डायमैग्नेटिक वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित नहीं होते हैं, जरा भी चुंबकित नहीं होते हैं, चुंबकित नहीं होते हैं, उन्हें बोला जाता है डायमैग्नेटिक। जैसे कौन कौन सा ऑप्शन में मैंने बताया था? पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया और हीरा हो गया, जस्ता हो गया। भैया ये तरह के जो पदार्थ होते हैं इनको बोला जाता है डायमैग्नेटिक। और इसमें एक और ऑप्शन है, लकड़ी भी हो गई। ठीक, तो ये पूछ रहा था डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? तो देखो ऑप्शन देख लो, ये देखो पहला ऑप्शन दिया है लकड़ी। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। भैया पढ़ते रहना आराम से। ठीक ना। 21 क्या कहता है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? ठीक ना, जब किसी वायर में हम कुंडलित करते हैं, जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, ठीक ना, तब इसमें एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ठीक, जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, फिर यहाँ मैग्नेटिक फोर्स बनने लगता है। ठीक, ये कहता है फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? इकाई के पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट टेस्ला, ऑप्शन सेकंड वेबर, ऑप्शन थर्ड वेबर पर मीटर, ऑप्शन फोर्थ एम्पियर टर्न। जो फ्लक्स घनत्व है, ठीक ना बेटा, ये जो फ्लक्स घनत्व है इसकी इकाई होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बीएच वर्क हिस्टेरिसिस वाला लूप के आकार क्या दर्शाता है? जो हिस्टेरिसिस होता है, हिस्टेरिसिस में मैंने क्या बताया था? हिस्टेरिसिस में मैंने बताया था जब किसी मैग्नेटिक यानी जब किसी मैग्नेट के पास कोई पदार्थ रख देते हैं तो वो पदार्थ थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण चुंबकित हो जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट पदार्थ का रिलेक्टेंस, ऑप्शन सेकंड पदार्थ की क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन थर्ड पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, ऑप्शन फोर चुंबकीय सामग्री की शक्ति को खींचना। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। अभी देखो रिलेक्टेंस के बारे में क्या बताया था? मैंने बताया था जब किसी मैग्नेट के पास कोई पदार्थ रख दिया जाता है तो उस मैग्नेट के कारण इस पदार्थ में भी थोड़ी समय के लिए चुंबक के गुण आ जाते हैं। तो ये क्या चुंबकीय विशेषताएं तो हैं, किसी पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं तो हैं। ठीक ना, इसलिए इसको बोला जाता है हिस्टेरिसिस बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। ठीक, किसके? ये पूछ रहा है किसके? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट वोल्टेज, ऑप्शन सेकंड धारा, ऑप्शन थर्ड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन फोर्थ प्रतिरोध। ठीक, भंवर धारा मैंने क्या बताया था? भंवर धारा बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक ना, तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, जिसको एक्स्ट्रा भी करंट कह सकते हैं, जिसको एक्स्ट्रा करंट कहते हैं, जो अतिरिक्त धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना,
तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? ये होती है फ्रीक्वेंसी के कारण, यानी आवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक ना। ये आवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें बोला जाता है भंवर धारा किसके समानुपाती होती है? तो आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसका मतलब जैसे जैसे आवृत्ति क्या होगी भैया, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे जो ईडी करंट होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, और समझ ली इसका जैसे आवृत्ति कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, वैसे जो ईडी करंट होगी वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? ऑप्शन फर्स्ट लंबाई, ऑप्शन सेकंड फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन थर्ड क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन फोर चुंबकीय वाहक बल। परमेबिलिटी मैंने अभी बताया था कि इसको बोलते हैं चुंबकशीलता, ठीक है, पारगम्यता। ये कब ज़्यादा होगी? ये जब फ्लक्स घनत्व ज़्यादा हो गए तो ये ज़्यादा हो जाएगी, फ्लक्स घनत्व कम होंगे तो ये कम हो जाएगी। तो परिवर्तित होने का मेन कारण क्या है? फ्लक्स घनत्व। क्या है? फ्लक्स घनत्व, ठीक। जैसे मैंने बताया था कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जैसे जैसे फ्लक्स जितना अधिक होगा वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अधिक होगा, ठीक। जैसे जैसे फ्लक्स घनत्व कम होगा वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार का संधारित्र यानी कैपेसिटर अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया था? नहीं, किस प्रकार के जो संधारित्र का प्रयोग अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स बनते हैं, ठीक ना, उनमें प्रयोग किया था। टाइप का नाम पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट प्लास्टिक फिल्म प्रकार के, ऑप्शन सेकंड सेरेमिक डिस्क प्रकार के, ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिंग एल्यूमिनियम प्रकार के, ऑप्शन फोर इलेक्ट्रोलाइटिंग टेंटलम प्रकार के। तो जो अंतरिक्ष में होता है, अंतरिक्ष का मतलब जो आसमान से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर, उनको बोला अंतरिक्ष, ठीक ना। अंतरिक्ष में किस टाइप के जो संधारित्र का प्रयोग किया था वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिंग टेंटलम प्रकार के। किस प्रकार के? इलेक्ट्रोलाइटिंग टेंटलम प्रकार के संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ किया था? अंतरिक्ष में किया था। अंतरिक्ष में जो भी उपकरण जाते हैं, ठीक, उसमें लगाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र का प्रभाव क्या है अगर खुला परिपथ दोष है, ठीक। यानी कोई भी संधारित्र हो, अगर ये देखो यहाँ से स्टार्ट होती है करंट, ये यहाँ तुमने बैटरी लगा दी, ठीक, ये बैटरी लगा दी, यहाँ से सप्लाई जा रही, ये तुम्हारा स्विच लगा हुआ है, यहाँ जाकर एक कैपेसिटर लग गया, यहाँ तुमने एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, ठीक। ये शायद स्विच खुला है तो पूछ रहा है यहाँ चाहे जो कैपेसिटर लगाओ, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिंग का संधारित्र लगा, चाहे नॉर्मल लगा, चाहे जो लगा दो, ठीक। तो पूछ अगर परिपथ खुला है तो परिपथ दोष है तो क्या होगा? यहाँ से करंट आगे जाए ही नहीं तो आगे क्या होगा? यह कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भैया, क्योंकि यहाँ से आगे करंट ही नहीं जाए, क्योंकि यहाँ से ब्रेक है ना, क्योंकि स्विच क्या है? ओपन है, ठीक है। यानी खुला परिपथ दोष है, यानी सर्किट पूरी नहीं है तो ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा नंबर भैया? क्वेश्चन नंबर 27। यह क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर दी जाए, मैंने बताया ये संधारित्र होते हैं, ये दो प्लेटें होती हैं, ठीक, इनकी दूरी को क्या कर दिया और पास पास ले आया जाए, ये दो प्लेटें, यानी एक प्लेट यहाँ कर दी, एक प्लेट और इसके पास कर दिया जाए, तब क्या? तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? जैसे जैसे दूरी बढ़ती है दो प्लेटों के बीच वैसे वैसे धारिता भी क्या हो जाएगी? धारिता भैया बढ़ जाएगी, ठीक ना। अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है? अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी? कम होगी। अगर दूरी कम होगी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक। तो जैसे जैसे जो एक संधारित्र है उसकी जो दो प्लेटें होती हैं उनके बीच की दूरी कम कर दिया जाए तो उसकी धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर हम क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ऐसे देखो, अगर ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहें धीरे धीरे तो ज़्यादा दिन नहीं है एग्जाम के, ना तो ज़्यादा दिन है ना तो हमारी पढ़ाई की ज़्यादा दिन है, बस जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक ये बात है कि जब हम धीरे धीरे पढ़ते रखते ना तो हम, जैसे तुमको छत पे जाना हो, ठीक ना, यहाँ तुम्हारी छत बनी हुई है,
छत पे जाना है तो तुम डायरेक्ट छत पे नहीं जा सकते, उसके लिए क्या प्रयोग करते हो, सीढ़ियाँ प्रयोग करते हो, ठीक ना, प्रयोग करते हो कि नहीं, पहले कदम रखोगे फिर कदम रखोगे फिर कदम रखोगे, ऐसे कदम रखते रहते धीरे धीरे छत पर पहुंच जाते हो, ठीक ना। तो पढ़ाई भी ऐसे होती है, एकदम से पढ़ाई नहीं की जा सकती, धीरे धीरे हम रोज़ एक एक वीडियो देखेंगे, रोज़ पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम छत पर पहुंच जाएंगे, नहीं ITI पास कर लेंगे, ठीक ना। हमारा मोटिव क्या, ITI पास करना ही मोटिव नहीं, ITI पास करने के साथ हमारे पास जानकारी भी होनी चाहिए, यानी ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक ना, ITI के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। भैया बताओ ये कौन से चुंबक, ये इसके दो पोल हैं, चुंबक के कितने पोल होते हैं भैया, चुंबक कोई भी चुंबक होगा उसके हमेशा कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे, एक को बोला जाता है नॉर्थ पोल, एक को बोला जाता है साउथ पोल। चुंबक के चाहे जितने हम टुकड़े कर दें, चाहे छोटे छोटे पार्ट में, इसके छोटे छोटे पार्ट में इसको काट दें, इसमें हमेशा दो ही पोल रहेंगे, अगर इतना भी छोटा सा पार्ट तो भी इसमें दो पोल होंगे, N और S, कोई भी पार्ट होगा, ठीक, उसमें हमेशा N और S, यानी चुंबक को हमेशा द्विध्रुवी ही होता है। चुंबक को चाहे जितने पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में काट दिया जाए, उसमें कभी एक पोल नहीं रहेगा, चाहे एक बिंदु भर का चुंबक हो, लेकिन इसमें भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ पोल होगा, ठीक। तो ये चुंबक में कौन सी विशेषता दर्शाई गई, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है दिशीय विशेषता दर्शाई, यानी ये नॉर्थ दिशा है, ये साउथ दिशा है, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है प्रेरण विशेषता बताई गई, थर्ड ऑप्शन का संतृप्त विशेषता बताई गई, फोर्थ ऑप्शन ध्रुव मौजूद विशेषता बताई गई। तो इसमें देखो क्या है, देखो तीर दिख रहा है कि नहीं, ये तीर इधर जा रहा है, ये तीर इधर, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये दिशीय विशेषता बतलाई गई है, यानी इसमें दो पोल होते हैं, एक को बोला जाता है नॉर्थ, एक को बोला जाता है साउथ, ठीक। तो ये इसकी विशेषता बतलाई गई है, ठीक ना। अब बताओ भैया चुंबक के बारे में अभी मैंने बताया था, चुंबक के बारे में बताया था क्या, ये चुंबक सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, स्थान का नाम बताइए, कौन से स्थान पर खोजा गया था जिसके कारण इसका नाम चुंबक पड़ा, यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और इसका सूत्र यहाँ लिख लो, इसको सूत्र बोलते हैं Fe3O4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, ये इस टाइप के क्वेश्चन का शायद चौथा क्वेश्चन है। बताए थे ना चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के बताए थे कि नहीं, कौन कौन से बताए थे, याद करो। एक को बोला गया था मैंने फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, दूसरे को क्या बोला था, दूसरे को बोला था पैरामैग्नेटिक पदार्थ, तीसरे को क्या बोला था, तीसरे को बोला था डाई मैग्नेटिक पदार्थ, ठीक। 3 टाइप के मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। तो ये पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, ये पैरामैग्नेटिक पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें कुछ टाइम के लिए चुंबक गुण आ जाते हैं, यानी बहुत कम टाइम के लिए चुंबकीय गुण आते हैं, यानी बहुत कम टाइम के लिए चुंबकीय गुण आ जाते हैं। जैसे कौन कौन से पदार्थ बताए थे, जैसे मैंने बताया था O2 बताया था, प्लेटिनम बताया था, और एल्युमिनियम बताया था, और क्या बताया था, मैग्नीज बताया था, और क्या बताया था, सोडियम बताया था, और क्या बताया था, लिथियम बताया था, और क्या बताया था, टैंटलम बताया था, ठीक। तो देखो यहाँ देखो ऑप्शन में देखिए, ये देखो लिखा ऑक्सीजन यानी हवा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल बताइए, जल किस टाइप का मैग्नेटिक पदार्थ है, अभी एक क्वेश्चन में मैंने रिपीट किया था, जल किस टाइप का मैग्नेटिक पदार्थ है, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया। तो बताइए, इसको बोला जाता है अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, यानी इसको बोला जाता है डाई मैग्नेटिक, कौन सा, डाई मैग्नेटिक पदार्थ, ठीक ना। ये जो पानी क्या है, डाई मैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक। डाई मैग्नेटिक पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तनिक भी चुंबकित नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है डाई मैग्नेटिक पदार्थ, ठीक। समझ में आ रहा है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए, हो सकता है इसमें 35 ही क्वेश्चन हो। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीयकरण की किस विधि का, चुंबकीयकरण का मतलब चुंबक बनाने की विधि को चुंबकीयकरण कहते हैं, किस विधि का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य, यानी आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो किसके लिए, स्थायी चुंबक बनाने के किस विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेरण विधि, ऑप्शन सेकंड एकल स्पर्श विधि, ऑप्शन सेकंड दोहरी स्पर्श विधि, ऑप्शन लास्ट विभाजित विधि। तो आजकल जो वाणिज्यिक उपयोग में करते हैं उसको बोला जाता है प्रेरण विधि। किस विधि के द्वारा, प्रेरण विधि के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, वही ऐसे
मतलब कोई कुंडली होगी, इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो कुंडली में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जिसके आसपास कोई वस्तु हम रख देंगे तो उसमें भी मैग्नेट अपने आप बन जाएगा। नहीं, वो पदार्थ क्या हो जाएगा, वो भी मैग्नेटिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक, इसको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। इस टाइप के पदार्थ को फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं। तो ये प्रेरण विधि का प्रयोग करते हैं कहाँ, वाणिज्यिक यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, प्रेरण विधि का यानी इंडक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक, एकल स्पर्शी विधि क्या होता है, यानी ये मैग्नेट है। ठीक, यहाँ पर कोई हम चीज़ क्या करते हैं, बार बार उठाकर इस पर रगड़ते हैं, उसको बोला था एकल स्पर्श विधि। और डबल वाली क्या होती है, डबल ये मैग्नेटिक पदार्थ है। ठीक, इसमें यहाँ कुछ पदार्थ रख दिए, ठीक, डिवाइड वाला, फिर यहाँ से इसको उठाकर बार बार यहाँ रगड़ते हैं, यहाँ उठाकर इसको यहाँ रगड़ते हैं। ठीक ना, बार बार घुमाते रहते हैं, इसको बोला था दोहरी स्पर्श विधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यदि घुमाओ यानी टर्न की बात करता है, जो ये टर्न होते हैं ना, यदि घुमाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या यदि घुमाओं के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। मैं समझने का मतलब ये, मान लीजिए यहाँ ये टर्न इतनी दूरी पर है, ठीक ना, और दूसरा कर दिया जाए यहाँ टर्न इतनी दूरी पर कर दिया जाए। ठीक ना, टर्न क्या, टर्नों के बीच की दूरी, ये दूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो प्रेरण कर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन कहता है कि संधारित्र में यानी कैपेसिटर में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अभी बताया था धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बताया था ना कि जब दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, दो प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी। ठीक ना, दो प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तब धारिता यानी कैपेसिटर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी धारिता यानी क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल के आधार पर धारिता निर्धारित की जाती है। ठीक ना, एक प्लेट यहाँ से इतनी दूरी, दूसरा कोई प्लेट एकदम पास रखी हो तो इसकी जो धारिता और ज़्यादा हो जाएगी। यानी क्षेत्रफल के आधार पर, प्लेटों के क्षेत्रफल के आधार पर धारिता को सी से निर्धारित करते हैं। धारिता निर्धारित होता है, सी बराबर फार्मूला होता है Q अपान V। क्यों क्या है, आवेश है, V फॉर वोल्टेज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आरएफ युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आरएफ कपलिंग सर्किट इसको बोलते हैं, आरएफ कपलिंग सर्किट। आरएफ कपलिंग सर्किट क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए इस तरह के उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, आरएफ कपलिंग सर्किट एक ऐसी सर्किट है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक ना, आरएफ फॉर रेडियो, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी के संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा, जो आरएफ युग्मन परिपथ होता है इसमें कैपेसिटर का नाम पूछ रहा है, यानी इसमें किस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट टैंटलम, ऑप्शन सेकंड मोनोलिथिक, ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिंग, ऑप्शन फोर्थ धातुकृत पॉलीप्राइन। ठीक, तो इसमें जो कैपेसिटर होता है वो मोनोलिथ प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने आज के तुमको बता दिए, कितने 33 क्वेश्चन बताती है। और ये भैया चैप्टर जो था मॉड्यूल कौन सा, मॉड्यूल 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। अगर इसमें भी तुमको कोई दिक्कत हो रही किसी क्वेश्चन में तो कल क्लास जाकर, या फिर यानी जब कल, आज आपको टाइम मिल रहा है तो आज ही इसको देख लीजिएगा, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो बाद में देख लेना, लेकिन टाइम मिले तुम इस वीडियो को देख जरूर लेना। एग्जाम में कम से कम तुम्हारे 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक से। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, जो भी साथ आपके पढ़े हुए हैं, जैसे आप वीडियो देख चुके हो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, लाइक करने में तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा, फिर भी तुम लोग लाइक नहीं करते हो, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक ना, और पढ़ते रहिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक, ओके।